नमस्कार जी। नमस्कार जी। हमारी ओर को थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए। मैं कैप्टन विजेंद्र ओसवाल, मेरा गांव फुलवाड़ी है, पलवल में रहता हूं और मैंने सेना में 29 साल नौकरी करी। एज ए कैप्टन रैंक से मैं रिटायर हुआ। सबसे पहला सवाल ही मेरा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि आज तक गुजर रेजिमेंट क्यों नहीं बन पाई, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, आपका बहुत बढ़िया सवाल है ये, और मैं इसके बड़े पक्ष में हूँ कि हमारी गुजर रेजिमेंट बने। हमारे बच्चे राजपूत के नाम पे जाके बलिदान देते हैं, क्यों ना वो गुजर के नाम पे दें। हमने अपने इलाके में भी एक मुहिम छेड़ने की कोशिश करी थी, लेकिन हम उसमें पूरी तरह सफल नहीं हो पाए। मैंने कई बार सेना के अधिकारियों से भी इसके ऊपर बात करी है, तो वो सब ये बोलते हैं कि अब आगे आने वाले समय में तो हम सब मिक्स करने जा रहे हैं। ये रेजिमेंटों के नाम ही खत्म हो जाएंगे, जातियों के ऊपर जो रेजिमेंटें बनी हुई ये सब खत्म हो जाएंगे और एक ही रेजिमेंट रहेगी सब। इस वजह से इसको हम अभी जो है नहीं बना पा रहे हैं। और हमारे बहुत गुजरों ने, मेरा अपना बेटा भी गुजर होते हुए और राजपूत रेजिमेंट के अंदर है। तो हमारे जो बहुत बहुत सारे गुजर्स राजपूत के नाम पे अपना बलिदान दिए हैं। तो ये मतलब जो आर्मी आने वाले समय में जो करने वाले हैं वो सारी रेजिमेंट खत्म हो जाएंगी और एक ही रेजिमेंट बनेगी। उम्मीद ऐसा ही है, जो मैं अभी तक मेरे को जानकारी मिली है सीनियर अधिकारियों से जब बात होती है, तो यही लगता है शायद आगे चल के ये सब खत्म कर देंगे, इनको सब मिक्स कर देंगे। जैसा कि कुछ मिक्स किए भी थे। श्रीलंका में जब वार हुआ था, श्रीलंका वार के बाद में कुछ रेजिमेंटों को मिक्स कर दिया गया था, जिनके अभी तक भी मिक्स ही है। एक्स जो रहे हैं एक्स आर्मी, उनके लिए आपने बहुत सारे काम किए हैं, आपने उसके लिए संस्था भी बना रखी है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हमारे लोगों को बताइए। देखिए, मैं रिटायरमेंट के बाद मैंने 10 साल आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस के नाम से एक संस्था है, उसमें सर्विस करी थी। वहाँ पे मेरे पास जो आती थी वो परिवार आते थे जिन्होंने अपने परिजनों को सेना के अंदर खोया हुआ है, चाहे वो वार में हो, चाहे वो बीमारी से हो या कुछ, तो बड़े दुखी होते थे अपने डॉक्यूमेंटेशन को लेके। वो उनके कई बोलते पेंशन नहीं मिल पा रही, कई बोले ये क्लेम नहीं मिला, वो क्लेम नहीं मिला। तो मुझे एहसास हुआ कि क्यों ना हम ऐसे लोगों की मदद करने के लिए संस्था का एस्टेब्लिश करें। तो मैंने अपने पलवल में एक पूर्व सैनिक कल्याण समिति के नाम से रजिस्टर कराया और उसमें काम शुरू किया। बहुत काम आए हमारे पास, बहुत लोग आए, बहुत हमने उनके समस्याओं का समाधान किया। जैसे किसी की डेथ हो जाती है, डेथ होने के बाद परिवार को नहीं पता होता क्या करना है। पूर्व सैनिक की डेथ होने के बाद उनको नहीं पता, वो दर ठोकरें खाते हैं और आखिर में कहीं लुटते भी हैं, कहीं कोई उनसे पैसा ठगता है, कोई कुछ करता है। उन लोगों की मदद करने के लिए हमने एक अपनी संस्था बनाई और हम महीने में एक दिन हमने फिक्स कर रखा है पलवल में। वहाँ पे हम 2 घंटे बैठते हैं और किसी की भी कैसी समस्या वहाँ लेके आते हैं तो हम उसका समाधान करते हैं। जब हमने शुरू में ये बनाई थी आज से 10 साल पहले, उस समय पे बहुत लोग हमारे पास आते थे, लेकिन धीरे धीरे हमने सभी समस्याओं का समाधान कर दिया है और अभी हमारे पास ना के बराबर है कोई जो समस्या लेके आता है। हमारे समाज के और बच्चे अगर जो आर्मी में जाना चाहें तो उसकी क्या प्रक्रिया होती है, किस तरह से वो, थोड़ा सा उसके बारे में हमारे लोग को बताइए। देखिए, हमारे बच्चे सिर्फ एक ही उद्देश्य बनाए रहते हैं कि मैंने फौज में सिपाही बनना है। सुबह सड़कों पर दौड़ लगाते हैं और वो अपने आप को फिजिकल फिट करते हैं ताकि वो फौज में एज ए सिपाही ज्वाइन कर सकते। लेकिन मैंने एक मुहिम चलाई, गाँवों में जाके बच्चों को मोटिवेट किया कि 12th पास बच्चा भी एक सिपाही बन के जा रहा है, 12th पास बच्चा ही ऑफिसर बनता है। और बच्चों को ये पता नहीं 12th पास बच्चा ही ऑफिसर बनता है। यस, 12th पास बच्चा ही ऑफिसर बनता है। और हमारे बच्चों को ये बातें पता नहीं। मैंने यहाँ पे बच्चों को बहुत मोटिवेट किया। गाँवों में जाके जब सुबह दौड़ लगाते, उस दौड़ लगाते के समय पे मैं वहाँ पहुँचा, मैंने इकट्ठा करके बच्चों को ये इसके बारे में जानकारी, जिनसे बहुत बच्चों ने अप्लाई किया ऑफिसर बनने के लिए। अब सेलेक्ट तो मेरे पास कोई फिगर नहीं है कि कितने बच्चे सेलेक्ट हुए होंगे उनमें, लेकिन ये जरूर है कि मेरी उस मोटिवेशन को देख के बहुत बच्चों ने ऑफिसर बनने के लिए अप्लाई किया। जी, अपनी फैमिली के बारे में और थोड़ा सा हमारे लोगों को बताइए। देखिए, मैं कैप्टन से रिटायर हूँ सेना से। मेरा बड़ा बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है। उनकी वाइफ लेक्चरर है। उनसे छोटा बेटा एनटीपीसी में सीनियर मैनेजर है। उनकी वाइफ ऑनलाइन बिजनेस करती हैं घर से ही।
और उनसे छोटा बेटा आर्मी में कर्नल है, उनकी वाइफ भी ऑनलाइन घर से जॉब करती है। और मेरे छोटे भाई एडवोकेट हैं, उनका बेटा एजी है, असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल। बेटी उनकी उनकी वाइफ भी एडवोकेट है। बेटी है वो पीएचडी है, डॉक्टर है। उससे छोटा भाई एक इंस्पेक्टर है, उनका बेटा इंजीनियर है। उनसे छोटे भाई सब इंस्पेक्टर थे, उनकी डेथ हो गई। उनका बेटा दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल है। और उनसे छोटा भाई एक और है मेरा, हम 5 भाई थे जिनमें से एक चला गया। वो भाई हमारे एएसआई हैं दिल्ली पुलिस में, और उनका बेटा प्रॉपर्टीज़ का काम करता है। इस तरह से हमारे परिवार है। तो दोस्तों, साथियों, देखिए एक परिवार पूरा का पूरा वेल एजुकेटेड है। आज के समय में भी हमारा समाज शिक्षा में इतना पिछड़ा हुआ है, तो आप देखिए हमारे समाज से एक परिवार कितना वेल एजुकेटेड है। तो क्यों नहीं आप और आपका परिवार हो सकता। तो सबसे मेन चीज़ शिक्षा ही होती है। शिक्षा पे फोकस कीजिए। जितना आपके बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, आपके परिवार के लिए अच्छा होगा। यहाँ लड़ने मरने के लिए ही गुजर नहीं बना, ठीक है ना। देखिए गुजरों में कितना चेंजिंग हो रहा है। तो साथियों, आप भी क्यों नहीं, आपका परिवार क्यों नहीं पढ़ सकता। आपने 29 ईयर्स भारत आ रहा है ना, इंडियन आर्मी में जॉब की है। तो उस जर्नी की अगर जो बात की जाए, थोड़ा सा हमारी वर्क को उस जर्नी के बारे में और आप बताइए। मेरी जर्नी आर्मी की बहुत ही स्मूथ रही है। उस दौरान मुझे कोई युद्ध में तो हिस्सा लेने का मौका नहीं मिला, लेकिन जो मेरे को एक अपॉइंटमेंट्स मिली थी वो सब चुनौतीपूर्ण थी। मेरे को पहले एक छोटे से रैंक में मेरे को पोस्टिंग मिला नेशनल डिफेंस एकेडमी, जहाँ पे ऑफिसर्स ट्रेनिंग करते हैं। वो कोई भी स्टाफ जाता है वहाँ पे, वो सब सिलेक्टेड होते हैं, सब सेलेक्ट होते हैं जो वो लोग उस पर जाते हैं। इसी तरह से मैंने एक अपॉइंटमेंट DSSC वेलिंगटन डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज, जहाँ पे बहुत सीनियर ऑफिसर रैंक के लोग कोर्स करते हैं, विदेशी ऑफिसर्स भी आते हैं, उन लोगों के साथ भी चुनौतीपूर्ण अपॉइंटमेंट थी। और वहाँ पे भी काम करने का मौका मिला और विदेश के लोगों से भी रूबरू होने की समय मिला। वो भी अपॉइंटमेंट मेरी ऐसी थी जहाँ पे सब सिलेक्टेड लोग जाते हैं, जो 100-200 में, हज़ारों में से एक सेलेक्ट होता है जो उसको वहाँ पे वो अपॉइंटमेंट दी जाती है। इसी तरह मैं आर्मी हेडक्वार्टर में भी एक मेरी अपॉइंटमेंट रही है। वहाँ पे भी मेरे उस विभाग में मैंने जॉब किया है, जिसकी मैं जानकारी तो मीडिया में नहीं दे सकता, लेकिन वो भी मेरी अपॉइंटमेंट बहुत ही एक विशेष अपॉइंटमेंट थी और वो सिलेक्शन बेस पर मेरे को मिली थी। इस तरह से मैं पूरे हिंदुस्तान में घूमा हूँ। पूरी सर्विस में मुझे हमेशा ही लगभग अपॉइंटमेंट वो मिली जिन पर विशेष लोगों को पोस्ट किया जाता है।